CDP class 30 in reverse order. Development in child is often divided into three broad domains. तीन मुख्य डोमेन्स हैं किसके? डेवलपमेंट के. सच एज फिजिकल यानी शारीरिक, दूसरा है कॉग्निटिव, है ना, और तीसरा है इमोशनल एंड सोशल. ये दोनों जुड़े हुए हैं इसलिए इनको तीन ही कहा गया है. ठीक है, पीसीएस से भी याद रख लेते हैं हम. पीसीएसई फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल. सोशल इमोशनल एक साथ जुड़े हुए हैं. कॉग्निटिव में आपकी लैंग्वेज आ जाती है, फिजिकल में आपकी मोटर डेवलपमेंट. बताइए एक बार जी. आज उल्टा चल रहे हैं हम. बहुत बढ़िया. देखिए एक बार, सही है मैंने माने का. आंसर कीजिए. अगर हम बात करें तो ये जो डोमेन्स हैं डेवलपमेंट की किस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं? डेवलपमेंट इंडिपेंडेंटली विदाउट इन्फ्लुएंसिंग अदर. मतलब कि ये जो डोमेन्स हैं अलग अलग स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं बिना एक दूसरे को प्रभावित किए, या फिर डेवलप इन एन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक फैशन, एकीकृत होकर के और संपूर्ण रूप से विकसित होंगे, या फिर डेवलप पार्शियली यानी कि आधे अधूरे, या फिर डेवलप रैंडमली, कभी फिजिकल डेवलपमेंट हो गया कभी इमोशनल हो गया, है ना. बताइए एक बार. बी मतलब डेवलप इन एन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक फैशन. यानी कि अगर हम बात करें जो विकास है बच्चे के, जो तीनों एस्पेक्ट हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये आपस में जुड़े हुए हैं यानी कि इंटीग्रेटेड हैं. यदि आप आज फिजिकली अच्छा महसूस नहीं कर रहे तो आपके संज्ञान पर भी प्रभाव पड़ सकता है. यदि आप फिजिकली ठीक से डेवलप नहीं हो पाए आपके कॉग्निशन पर भी प्रभाव पड़ेगा. यदि आप सोशली ठीक से विकसित नहीं हो पाए, सोशलाइजेशन ठीक से नहीं हुआ, आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी बिगड़ जाएगा. ठीक है बात. इनिशियली अ बेबी ग्रैस्प्स द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग हिज होल पाम. शुरुआत में क्या होता है, बच्चा पूरे हथेली का यूज करके, पूरे हाथ का यूज करके ग्रास्प करता है किसी एक चीज को. मान लीजिए पेन ही है तो पूरी हथेली का यूज करेगा, पूरी पाम का यूज करेगा. ठीक है. ग्रेजुअली एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूज द बेबी यूजेस फिंगर एंड थंब टू पिक अप द ऑब्जेक्ट. जैसे जैसे धीरे धीरे जो बॉडी है, जो डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट है, वृद्धि और विकास है, वो आते हैं बच्चों में, तो वो क्या करने लगते हैं, फिंगर एंड थंब यानी कि अब सिर्फ उंगली और अंगूठे का यूज करने लगता है पेन को पकड़ने के लिए. उससे पहले उसको पूरे हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता था. क्या है ये विकास की कौन सी दिशा है, क्या प्रोग्रेशन है? सेफेलोकॉर्डल है, प्रॉक्सिमोडिस्टल है, मास टू स्पेसिफिक एक्शन, या फिर रैंडम प्रोग्रेशन? बताइए. आएंगे, बिहार भी आएंगे. आंसर कीजिए फटाफट से. हाँ, वो ये उल्टा चल रहा है ना क्वेश्चन. अब ऐसे उर्दू मैंने एक दो दिन ही पढ़ी थी बचपन में, ज्यादा नहीं पढ़ पाई थी मैं. बताइए एक बार. प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रोग्रेशन. प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रोग्रेशन. प्रॉक्सिमोडिस्टल कैसे है ये? सेंटर से पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी. भाई पहले बच्चा पूरी बॉडी से एक्टिविटी करेगा, पूरे हाथों का यूज करेगा जरा सी चीज को पकड़ने के लिए, फिर उसका कंट्रोल बाहर की तरफ आ रहा है. मतलब ये आर्म्स से, इस हथेली से बिल्कुल एक्सट्रीमिटीज, ये जो सीमाएं हैं उंगलियों पर, यहां पर पूरी बॉडी बेसिकली आपकी रीढ़ की हड्डी से बाहर की तरफ यानी सेंटर से, हार्ट से बाहर की तरफ कंट्रोल आएगा. इसको प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं. और अगर मैं बात करूं सेफेलोकॉर्डल की तो ये सर से पैर की तरफ जाएगा. ठीक है बात. ये एक बेसिक सी दो दिशाएं हैं किसकी? विकास की. ठीक. ये क्वेश्चन था जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि साइको एनालिस्ट जो है ये मानते हैं कि ईगो का एक तरीका है जिसके थ्रू वो इद पर लिड लगा करके रखता है, ढक्कन कस के रखता है. वो कौन सा तरीका है? बताइए एक बार. डी ऑप्शन. डी में क्या है? रिप्रेशन. बहुत ही बढ़िया. 2 नंबर दे दीजिए अपने आपको इस क्वेश्चन के लिए, एक की जगह, है ना. हम जानते हैं फ्रॉइड ने 3 एस्पेक्ट की बात की है पर्सनैलिटी के. एक है इद जो अपनी मन मर्जी से चलता है, प्लेजर पर, प्लेजर प्रिंसिपल, टोटली अनकॉन्शियस है. दूसरा है ईगो जो इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करने का प्रयास करता रहता है, रियलिटी प्रिंसिपल पर चलेगा. और अगर मैं बात करूं, तीसरा है सुपर ईगो जो मॉरलिटी प्रिंसिपल पर चलेगा, जो समाज ने मॉरल्स बनाए हुए हैं उनको फॉलो करेगा चाहे आपकी इच्छाएं कुछ भी हों. अब इन तीनों के बीच में कलेश चलता रहता है. ठीक, वो सास बहू सीरियल के जैसा. इद क्या चाहता है कि भाई मेरी जो अर्जेस हैं उनको पूरा करो, चाहे जेल चले जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर है कल तो नहीं पढ़ना, इनका मन किया रात को घूमने चले गए या फोन कर लिया जिसको मन किया. मतलब आप अपनी अर्जेस को पूरा कर रहे हैं, अपनी डिजायर्स को पूरा कर रहे हैं, प्लेजर प्रिंसिपल पर ये बेस्ड रहेगा. ईगो क्या है? ये रियलिटी पर बेस्ड है, ये
जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है कि कोई बात नहीं यार आज पढ़ लेता हूं ताकि कल जीवन अच्छा हो सके, है ना। तो ये क्या है कि कोई बात नहीं कल खा लूंगा चॉकलेट, कल फोन पे बात कर लूंगा, आज पढ़ लेता हूं, तो मन की भी हो गई, मतलब कल जो इसकी इच्छा है इद की वो कल पूरी कर लेंगे, रियलिटी लगा ली। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो इद है इसकी इच्छाएं जो है सेटल नहीं हो पाती, है ना, उस केस में एंजाइटी क्रिएट होगी। अब वो जो एंजाइटी क्रिएट होगी उस पर लिड लगाने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा युक्तियां कहा जाता है जिनको, उसका इस्तेमाल करता है आपका ईगो, ताकि आप पागल ना हो जाएं, एटलीस्ट मतलब संभाल लें चीजों को। तो उसमें से एक बहुत ही फेमस तरीका है रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या है, आप मोटिवेटेड फॉरगेटिंग कहते हैं इसको, जबरदस्ती आपने दबा दिया, अपने अनकॉन्शियस में चली गई ऐसी डिजायर्स, ऐसी जो भी कामनाएं थी आपकी जिनको पूरा नहीं किया जा सकता था अभी के लिए। सुपर ईगो तो सीधा ही उसको बिल्कुल दफना देगा और ये खतरनाक हो जाएगा फिर इस केस में, है ना। तो ईगो बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश करता है, और वो बीच का रास्ता क्या होगा, ज्यादातर रिप्रेशन, यानी कि एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब आप दबा देते हैं चीजों को, जिन चीजों को आप याद नहीं रखना चाहते उनको आप दबा देते हैं, ठीक। तो इसका आंसर रिप्रेशन होगा। सुपर ईगो तो अपने आप में ही एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो ईगो का पार्ट थोड़ी है सुपर ईगो, ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि 7th है। इन आर कंट्री मैनी चिल्ड्रन स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज। हमारा जो देश है वहां बहुत सारे लोग एक से ज्यादा भाषा बोलते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट एडवांटेज टू चिल्ड्रन हु हैज एबिलिटी टू स्पीक 2 लैंग्वेजेस। मतलब आपको इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट एडवांटेज, सही लाभ ढूंढना है। एक से ज्यादा भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों को क्या लाभ होगा ये बताइए एक बार। 7th का डी, ऑल ऑफ दी अबव। नहीं नहीं नहीं। फैसिलिटेट कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चे में क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी जो है, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि क्या कर रही हूं मैं, ज्यादा ही नींद में हूं। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी आती है यानी कि आपका जो संज्ञानात्मक स्तर है वो लचीला ज्यादा बनेगा। बेसिकली तीनों को भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में भी मदद करेगी, एक 2 से ज्यादा भाषाएं। आपका एनालिटिकल रीजनिंग में भी आप एनालाइज कर पाए चीजों को, और आपका कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा बेहतर पाई जाती है। बेसिकली बच्चा 2 भाषाओं के लिटरेचर से, लोगों से क्या कर पाएगा, इंटरेक्ट कर पाएगा, और भाषा जो है आपके डायरेक्ट संज्ञानात्मक विकास से भी जुड़ी हुई है। तो ये तीनों जो चीजें हैं वो तीनों की तीनों सही हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, मतलब पीछे चलेंगे 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। हार्वर्ड गार्डनर सेज दैट देयर आर मेनी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस और फ्रेम्स ऑफ माइंड, व्हिच वन ऑफ अ कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस एज सजेस्टेड बाय हिम। फ्रेम्स ऑफ माइंड बेसिकली हार्वर्ड गार्डनर की एक बुक है जिसमें उन्होंने MI का जिक्र किया है, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस का। उन्होंने कहा है व्यक्ति में बहुबुद्धि है, बुद्धि के कई प्रकार हैं, और गार्डनर के अकॉर्डिंग बताइए एक बार कौन सा प्रकार बुद्धि का होगा। नेचुरलिस्टिक स्किल्स की बात की है उन्होंने। 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर, जिसमें से एनालिटिकल की उन्होंने बात नहीं की, क्रिएटिव की बात नहीं की, प्रैक्टिकल की बात नहीं की, नेचुरलिस्टिक की बात की है, काइंस्थेटिक की बात की है, लॉजिकल मैथमेटिकल की बात की है। इसके अलावा अगर हम बात करें विजुअल की बात की है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। नेचुरलिस्टिक में कौन आ जाएगा, आपके जो गार्डनर हैं, फार्मर्स हैं, ये सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है बात। म्यूजिकल की बात की है, इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, वीडियो ना देखा हो तो देख लीजिएगा। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पर। आ रिफ्लेक्टिव टीचर क्रिएट्स क्लासरूम सिचुएशंस फॉर। एक चिंतनशील जो शिक्षक है वो कैसी सिचुएशन बनाएगा क्लास के लिए। बहुत बढ़िया, आंसर कीजिए एक बार। 5th का डी, प्रमोटिंग इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द टीचर। बिल्कुल सही बात है, बच्चे जहां इंटरेक्ट करें ऐसा माहौल आपको प्रोवाइड कराना है एज अ टीचर। सिर्फ सुनना और पैसिव इंटरेक्शन काफी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इफ अ स्टूडेंट आस्क्स अ क्वेश्चन ऑफ विच यू डोंट हैव आंसर। कल भी ये डिस्कस किया था, यदि एक बच्चा ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है जिसका आंसर आपको नहीं पता, जो कि स्वाभाविक तो नहीं कहेंगे बट हाँ नेचुरल है, ह्यूमनली पॉसिबल है कह सकते हैं कि ऑब्वियसली आपको सारे आंसर्स दुनिया के नहीं पता होंगे। तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे उस क्वेश्चन का आंसर जो आपको उसके बारे में आसपास पता होगा, या उस पर चर्चा कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, या फिर अगले दिन डिस्कस भी कर सकते हैं उस चीज को ठीक से जान करके भी, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर अ स्टूडेंट नीड्स फॉलोइंग लाइफ स्किल्स।
कौन सी लाइफ स्किल चाहिए? जीवन कौशल की बात सुपर टेट में भी हो रही है, रीट में भी हो रही है, आधी दुनिया में हो रही है। जीवन कौशल कौन सा चाहिए यदि बच्चे को एक पॉजिटिव बिहेवियर को अडेप्ट करना है तो? बताइए एक बार। ऑल ऑफ दीज यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी क्या है? एक लाइफ स्किल का ही पार्ट है। डिसीजन आप ले पाए सही समय पर, अपने इमोशंस को, स्ट्रेस को मैनेज कर पाए, ये सब लाइफ स्किल्स हैं। क्योंकि हम किताबें तो बहुत पढ़ लेते हैं बट जीवन को जीने की कलाएं हमें नहीं पता होती, तो आजकल हम इसको भी इंक्लूड करने लगे हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। यू कैन गेन अटेंशन ऑफ योर क्लास थ्रू। आप अपनी कक्षा की जो अटेंशन है, अवधान है, उसको गेन कर सकते हैं कैसे? बताइए एक बार। बिहार पधारो, पधारेंगे, अभी तो बारिश का मौसम है। अटेंशन कैसे लाएंगे आप? स्टिमुलस वेरिएशन की स्किल का यूज करके। माइक्रो टीचिंग का ये एक सब टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं होपफुली कल। जेस्चर्स का इस्तेमाल करेंगे आप, मूवमेंट का इस्तेमाल करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे। नाचेंगे गाएंगे नहीं बट मूव कर सकते हैं क्लास में, पॉजेज ले सकते हैं, बीच में रुक सकते हैं ताकि बच्चे की अटेंशन गेन कर सके। आपने देखा होगा कई बार बच्चे शोर मचा रहे होते तो टीचर आएगा, चुप खड़ा हो जाएगा, या फिर पढ़ाते पढ़ाते चुप हो गए। तो ये क्या है? स्टिमुलस वेरिएशन की एक स्किल कहलाती है, टीचिंग स्किल का एक हिस्सा है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, और वैसे है ये फर्स्ट क्वेश्चन। एन इमोशनली स्टेबल स्टूडेंट। इमोशनली स्टेबल स्टूडेंट यानी भावनात्मक रूप से स्टेबल बच्चा क्या कहेंगे? किसको कहेंगे? आंसर क्या होगा? मेंटेन्स कॉर्डियल इंटर रिलेशनशिप विद क्लासमेट्स। अन्य सहपाठियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है, बना के रखता है, लड़ता झगड़ता ज्यादा नहीं है, अपने काम से काम रख लेता है जहां लड़ाई की बात आती है।